सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। स्वाद बदलने से आया कि मैं सुबह से ही सोच रहा था कि जैसे बकरा अपना नंबर का इंतज़ार करते हुए सोचता है, तो वो हलाल होने का समय मेरा आ गया है। स्वाद कैसा मिलेगा पता नहीं। सुबह अशोक सर अपनी बातचीत में कह भी रहे थे कि जितने लोगों को मैं बुलाता हूँ उनसे ये कोशिश रहती है कि बहुत अकादमिक बातें न करके थोड़ा सा रचनात्मक बातें करें। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि उस तरह की बहुत रेफरेंसेज और उन सब की चीज़ों में न उलझूँ। और जैसा कि हमारा विषय है कृष्णा सोबती और हिंदी आलोचना, तो मैं भी कृष्णा सोबती के आलोचक पक्ष पर अपनी बात करूँगा। उन्होंने जो अपने संस्मरणों में और अपने तमाम विचारों में और मुक्तिबोध पर उन्होंने अपनी एक मुकम्मल किताब लिखी है, पिछले साथियों ने जिक्र किया। उनमें जो उनका आलोचनात्मक तेवर है, मैं उस पर अपनी बात संक्षिप्त में करूँगा। और ये देखा भी गया है कि जो सृजनात्मक लेखक होता है, रचनात्मक लेखक होता है, उसके मन में इस बात का भय रहता है कि वो आलोचना लिखेगा तो पता नहीं कैसा लिखेगा, किस तरह की चीज़ें लिखेगा, आलोचना के क्षेत्र में उसे कैसा देखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को सोचकर बहुत सारे रचनात्मक और सृजनात्मक जो लेखक हैं वो अपनी बात कहने को टालते रहते हैं, इस दुविधा में रहते हैं। रघुवीर सहाय ने अपने साक्षात्कार में एक बार कहा था, आलोचना लिखने को लेकर ही, अपने साथ के लोगों पर लिखने को लेकर, शायद अशोक जी ने ही वो साक्षात्कार लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मैं लिखूंगा तो उसी तरह मैं कोई विद्वानों की तरह नहीं लिख सकता। पहले तो यह भी हिचक रही मन में कि अगर लिखा और वह उस तरह का नहीं हुआ जो कि आलोचना के मैदान में ठहर सके, पर अंत में साहस कर लिया कि लिखूंगा तो उसी तरह कविता के आनंद के स्तर पर लिखूंगा। हम लोगों को शायद यह भ्रम ही है कि हम कुछ ऐसा लिखेंगे तो उससे गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भ्रम लेखकों के मन में बना रहता है, कृष्णा जी के भी मन में रहा होगा, लेकिन उन्होंने बहुत विपुल मात्रा में लिखा आलोचनात्मक। और उन्होंने एक जगह कहा भी कि साहिब सहज ज्ञान की बातें हैं। शायद नामवर जी वाले अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा था कि साहिब सहज ज्ञान की बातें हैं, ऐसा क्या है जो आलोचक जानता है और लेखक नहीं। तो लेखक जो लिख रहा है, जो रचनात्मक लेखन में सक्रिय है, सृजनात्मक लेखन में, उसको तो सारी चीज़ें पता है। वो आलोचना के क्षेत्र में लिखेगा तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक डर ही है, एक भय ही है जो उसे लिखने से शायद रोकता हो। रघुवीर सहाय ने ही उसी साक्षात्कार में ये भी कहा था कि शिल्प से उदास रहकर आप भटकते ही रहेंगे। शिल्प को समझना बहुत ज़रूरी है, और एक कवि अगर एक दूसरे कवि के शिल्प की व्याख्या करे तो यह उस कवि के लिए भी सुखद अभ्यास होगा। मैं नहीं मानता हूँ कि उससे पाठकों को कोई लेना देना होगा, शायद नहीं है, लेकिन जो उससे आएगा आलोचना के संसार में वो एक नई चीज़ होगी। तो जो हम हशमत के सारे संस्करण हैं और मुक्तिबोध पर जो उनकी पूरी किताब है, वो आलोचना निश्चित ही आलोचना के क्षेत्र में एक नई चीज़ है। नई इस अर्थ में है कि जैसे उनके संस्मरण सिर्फ संस्मरण नहीं है, उसमें पहले वो एक व्यक्ति का ढांचा, एक रचनाकार व्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करती हैं, फिर धीरे धीरे उसकी रचनात्मकता की जड़ तक जाती हैं और उसके रचनात्मक पक्ष पर बात करती हैं और उसके पूरे परिवेश को देखते हुए बात करती हैं। तो एक तरह से वो मतलब सिर्फ संस्मरण नहीं है, उनके संस्मरण उस कह सकते हैं कि उसमें एक आलोचनात्मक पक्ष भी है, संस्मरणात्मक आलोचना कह सकते हैं कि वो है। जैसे और बहुत सारे संस्मरणकारों में ये देखा गया है कि उनके संस्मरणों में सीधे सीधे व्यक्तियों से जो घटनाएं हैं उन पर ही बातचीत अधिक होती है, उनके रचनात्मक पक्ष पर वो बात नहीं होती है। चाहे काशीनाथ सिंह का संस्मरणकार हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा हो, या विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब हो, व्योमकेश दरवेश हो, या फिर अखिलेश की अभी जो नई किताब आई थी यक्ष हो, बहुत सारी किताबें, उसमें रचनात्मक पक्ष पर उस तरह से बात नहीं होती है जैसा कि कृष्णा सोबती के संस्मरणों में रचनात्मक पक्ष पर वो अपनी बात करती है। अभी मैं उदाहरण देकर कुछ अपनी बातें करूंगा कि कैसे वो उसको पूरी तरह से उसको गढ़ने का प्रयास करती हैं। कृष्णा सोबती ने यह काम बखूबी किया है, वह लेखकों की रचना प्रक्रिया से
लगातार टकराती हैं। पहले वो एक व्यक्ति रचनाकार व्यक्ति का निर्माण करती हैं, फिर उसकी पूरी रचना प्रक्रिया और उसकी पूरी सृजनात्मक क्षमताओं को उसके लेखन के जरिए तलाशती हैं, उसमें से अपनी बातें रखती हैं। और कोई भी किसी भी रचनाकार में रचनाकार का व्यक्तित्व, उसका समूचा जीवन उसकी रचना में घुल मिलकर आता ही है। कोई भी लेखक इससे बच नहीं सकता। हशमत अपने लेखों में रचना और रचनाकार से इस तरह भी जुड़ जाती हैं, वह सृजनात्मकता के अनेक पक्षों को एक साथ उघाड़ने का यत्न करती हैं। विभाजन पर उन्होंने स्वयं बहुत सारा लिखा है। उनका उपन्यास ही है जिंदगी नामा, महाकाव्यात्मक उपन्यास, और उनकी कई सारी कहानियां हैं। लेकिन जब वो भीष्म साहनी और तमस पर लिख रही होती हैं तो तमस और भीष्म को इस तरह से जोड़ती हैं। एक संस्मरण है, लेकिन उसमें तमस और भीष्म साहनी जी को इस तरह से अपने कोट के जरिए जोड़ती हैं कि हम हशमत में कथाकार भीष्म साहनी को याद करते हुए वह लिखती हैं कि भीष्म हिंदुस्तानी हैं, पर उनका पुराना वतन रावलपिंडी है। रावलपिंडी पाकिस्तान में है, लेकिन बलराज और भीष्म दोनों रावलपिंडी के ही बेटे कहलाएंगे। उनका बचपन वहीं गुजरा था। बचपन एक बार जिया जाता है, उसे वहाँ की मिट्टी से कौन जुदा कर सकता था। और ब्रैकेट में सिर्फ विभाजन। तो इस तरह से उनका अपना जो जिंदगी नामा आया होगा वो भी इस तरह से आया होगा। और तमस को और भीष्म साहनी पर लिख रहे अपने संस्मरण में इस तरह से वो रचना और रचनाकार को इस तरह से जोड़ती हैं अपने संस्मरणों में। ये उनका एक आलोचनात्मक पक्ष उनको पढ़ते हुए मुझे दिखा। और इस मूल्यांकन की प्रक्रिया में वो बिल्कुल नए नए प्रयोग भी करती हैं। जैसा मैंने उदाहरण के लिए कहा, विश्वनाथ त्रिपाठी का नाम लिया, काशीनाथ जी का नाम लिया और संस्मरणकारों का नाम लिया। उनसे इन मामले में अलग हैं, जो ये रेफरेंसेस देती हैं और रचना और रचनाकार को जोड़ती हैं। वो एक अलग तरह का संस्मरणकार व्यक्तित्व उनका उभर कर आता है, जिसमें उनका आलोचनात्मक पक्ष होता है। निर्मल वर्मा को ध्यान में रखते हुए वो लिखती हैं कि जिस तरह गोद से निकले बच्चों को माता पिता खेल खेल में ही अपनी जबान, अपना सलीका, अपना कायदा सिखाते चले जाते हैं, कुछ ऐसा ही निर्मल भी अपने पाठकों के साथ करते हैं। शब्दों के साथ साथ एक लय, एक तन्मयता, एक जादू, एक गहरी उदासी, इन सब संवेदनाओं और अनुभूतियों को चुनने का, पिरोने का अधिकार भी लेखक के पास है, जो पार्क की बेंच पर बैठा है और अपने आसपास घटते हुए खुद पीता है, फिर पाठकों को पिलाता है। तो जब वो किसी रचनाकार व्यक्ति को देख रही होती हैं तो उसके पूरे सृजनात्मक पक्ष को, किस तरह से उसकी पूरी रचना प्रक्रिया को परख रही होती हैं, ना कि सिर्फ किसी व्यक्ति का वर्णन कर रही होती हैं, बल्कि उसके सारे मिजाज, उसके सारे भाव भंगिमाओं को अपने संस्मरण में वो कैद करते हुए चलती हैं। इन आलोचनात्मक संस्मरणों में कृष्णा जी लेखकों की विशिष्टताओं, उनकी रचनात्मक विविधताओं की तरफ जिस सधे ढंग से इशारा करती हैं वह अपने आप में अद्वितीय है। वह रचनाकारों के शिल्प, भाषा और रचना के मूल पक्षों को अपने लेखों में बेहद सहजता के साथ कहती हैं। वह रचनाओं की पत्तियां छूकर किनारे नहीं हट जाती, बल्कि उसकी जड़ को छूने का साहस भी करती हैं। रचना की जैसी पड़ताल वह करती हैं, उसे मिसाल के लिए याद रखा जाना चाहिए। बहुत ईमानदारी से, जिस तरह से मैंने बताया था कि अभी बात की कि रचनाकार व्यक्तित्व का किस तरह से वो वर्णन करती हैं अपने लेखों में, शुरुआत में अशोक जी पर ही उन्होंने लिखा है। जब सजीली महफिल शीर्षक से है संस्मरण, और उसमें उन्होंने लिखा कि दोस्तों, हम माने न माने, आज की तारीख में अशोक वाजपेयी भारतीय साहित्य, संस्कृति और ललित कलाओं के ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश विदेश के बौद्धिक तरंगतालों पर गंभीर सराहना से सुने जाते हैं, कुछ ऐसे जो वह भारतीय साहित्य और संस्कृति के राजदूत हों। इसको मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ कि हम लोग भी इस जगह पे शामिल हैं और कई सालों से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। उससे पहले भी इस तरह की चीज़ें करते रहे होंगे सर। यह सब वह अपने पाठकीय विवेक के हिसाब से कहती और लिखती हैं, और इसमें कहती भी हैं कि हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं है, न कोई दुश्मनी है, न मैं उनके मातहत काम करने वाली हूँ, न कोई हमारी किसी भी तरह का वो नहीं है। एक कहने का मतलब उनके पास किसी व्यक्ति के, रचनाकार व्यक्ति के विश्लेषण के लिए एक ईमानदार नज़र है। रविंद्र कालिया पर भी उसी किताब में लिखा है उन्होंने, लेकिन उनको दूसरे मतलब उस ईमानदारी से लिखा है, जिसको जिस तरह से उन्होंने देखा उस तरह से लिखा है। उसमें किसी बहुत निर्भीक ढंग का लेखन, आकलन उनका है।
अपने लिखे में वो अपनी प्रिय रचनाओं को भी उद्धृत करती हैं। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ कि वो सिर्फ संस्मरण नहीं है, उसमें रचनाकार के कृतियों पर बात करती हैं, उनकी कृतियों का उद्धरण भी देती हुई चलती हैं और उन पर उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं उस पर एक आलोचकीय ढंग से लिखती भी हैं। जैसे कि इसी संस्मरण में वो कहती हैं कि आपको कहीं नहीं, अपने लिखे को लेकर वो कहती हैं कि मैं आलोचक नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक पाठकीय विवेक है जिसके सहारे मैं अपनी बातों को कहती और लिखती हूँ। उसके लिए कहती हैं कि आपको कहीं गलत फहमी ना हो, शायद आपके सामने यह कहना ज़रूरी है कि हम ना विद्वान हैं, न शिक्षक, न आलोचक, न संपादक, न रिव्यूअर, न विभागाध्यक्ष। हम दशकों के आर पार हिंदी के ऊर्जावान लेखन के मात्र पाठक रहे हैं। अपने पाठकीय अधिकार के बल पर आपके सामने कुछ कह सकने की जुर्रत कर पा रहे हैं। तो उनका जो समूचा है इस तरह से संस्मरणात्मक और आलोचनात्मक जो लेखन है वो उनके पाठकीय विवेक के आधार पर है। उसमें कोई विद्वानों और आलोचकों जैसी कोई भाव भंगिमा उसकी नहीं है और कई मायनों में वो उससे बढ़कर चीज़ हो जाती है। किसी बड़े आलोचक से बढ़कर चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो उनका कहा लिखा होता है। चाहे निर्मल वर्मा को देख लें, गे को देख लें, अब खुद सर की बातें देख लें, कविता को लेकर जो है वो इसे वह अपने लेखों में कहती भी हैं। जब वह किसी पर लिख रही होती हैं तो बीच बीच में लेखकों की रचनाओं के जरूरी उद्धरण भी देती हैं। जैसे सर की कविता पर उन्होंने बात की और उसे कहा कि पुख्तगी से परंपरा से जुड़ा अशोक वाजपेयी का कवि नए प्रतीकों को तरलता से बना सकने में भी सक्षम है। उसका आत्मिक संस्कार अपनी संपन्नता में, उसकी काव्य अभिव्यक्ति में लगातार धड़कता है। कविता की गूंज और गूंथ में मांसलता और सुचिता एक साथ झिलमिलाती है। देह वहाँ ओझल नहीं हो जाती, एक दूसरे की निकटता और निकटता से दूरी की मुलायमियत में से झांकती है अनोखी काव्य छवियाँ। इस तरह के उनके वाक्य होते हैं। अब एक जो छोटा सा वाक्य है, काव्यात्मक वाक्य है, अनोखी काव्य छवियाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। किसी लेखक पर जब बात करते हैं इस तरह के सेंटेंस वाक्य आते हैं तो उसमें उसके पूरे रचनाकार व्यक्तित्व की बात आ जाती है। उसमें उन्होंने कई सारी काव्य पंक्तियों को उद्धृत भी किया है, मैं उसको नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ, समय उतना नहीं है। विधाओं में एक बात और देखा कि विधाओं में वो उपन्यासकार रही हैं, गद्यकार रही हैं, कथा के क्षेत्र में सुप्रसिद्ध रही हैं, लेकिन कविताओं के प्रति उनका प्रेम बहुत अधिक रहा है। कविताओं के प्रति प्रेम न होता तो मुक्तिबोध जैसे बीहड़ और जटिल कवि पर वो एक मुकम्मल किताब नहीं लिखती। और वो अपने लेखों में, अपने संस्मरणों में भी कविताओं को लेकर उनके जो विचार आते हैं वो मतलब कविता के प्रति उनका जो स्नेह है, प्रेम है, वो बार बार हमें दिखता है। हम हसमत के कई लेखों में कविता की निर्मलता और उसकी उत्कृष्टता के प्रति उनका उद्गार प्रकट होता रहा है। अपने एक लेख के अंत में वह लिखती हैं, दोस्तों, आत्मा अभिव्यक्ति परम है और विचारी गद्य लेखकों से ज़्यादा इस हकीकत को कौन जानता है कि कविता ही उसका चरम है। इसी बात को जैसे विनोद कुमार शुक्ल अपने एक साक्षात्कार में कहते हैं कि कविता गद्य की बहुत गहराई में होती है, या बहुत सारे जो कथाकार और उपन्यासकार और कवि उपन्यासकार रहे उन्होंने इस तरह की बातें कही है कि कविता गद्य के भीतर से किस तरह से निकल कर आती है। और इसी तरह की बात कृष्णा सोबती के पढ़ते हुए हमें मिली। शायद इसलिए कवि उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल ने ये कहा, कविता के प्रति उनके विचार हमेशा निर्मल और उच्च रहे हैं और स्वयं उनका लेखन अपनी भाव भंगिमा में काव्यात्मक रहा है। जिसे अज्ञे अच्छा गद्य कहते थे और कहते थे कि अच्छा गद्य पढ़कर अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त होता है, ऐसा गद्य है कृष्णा जी का। सिर्फ उपन्यासों में ही नहीं, अपने विचार और लेखों और आलोचनात्मक संस्मरणों में उनका गद्य हमें अनिर्वचनीय सुख प्रदान करता है। नामवर सिंह पर उन्होंने लिखा है, उनके व्यक्तित्व के साथ उनकी आलोचकीय भंगिमाओं को जिस तरह से उन्होंने देखा, समझा और लिखा है वह भी हिंदी में अलग तरह की चीज़ है। ऐसी शैली जिसे कृष्णा जी ही बरत सकती थी। बहुत ही रसात्मक और कथा रस से सराबोर है वह, जिसको पढ़ने में कथा सा आनंद प्राप्त हो। जाहिर है ऐसी शैली की वह निर्माता रही हैं। कौवे की चोंच लपलपाती आग में क्यों झोंकी जाएगी शीर्षक से है वो उसमें व्यक्तित्व का ढांचा उनका जो खड़ा करती हैं। दोस्तों, मशहूर तो ये है कि नामवर हिंदी साहित्य मंच के आलम आरा हैं। आबदार खादी की पोशाक और रख रखाव में बनारसी अदा, कद काठी भी ऐसी कि हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में
राष्ट्रभाषा हिंदी की नुमाइंदगी कर सकें। आलोचना और नामवर सिंह के बहाने यहाँ इस लेख में उन्होंने बहुत ही तसल्ली से लिखा है। और नामवर के आलोचक पक्ष पर, जब मैं कह रहा था कि व्यक्तित्व पर बात करने के बाद सीधे सीधे वो रचनात्मकता पर उतर कर आती हैं और उसको भी रेखांकित करती हैं, यहाँ पर उनका आलोचक पक्ष हमें दिखता है। उन्हीं के बारे में कहते हुए वह लिखती हैं कि हम सब जानते हैं कि आलोचक रचना की जांच पड़ताल कर रचना के अंदर बाहर की परख ही नहीं करता, वह रचना और रचनाकार की सीमाओं, उपलब्धियों से जुड़े सृजनात्मक तत्वों को साहित्यिक, सामाजिक और भावात्मक संयोजन और निरूपण द्वारा कसौटी पर रूपांतरित भी करता है। कहना होगा कि आलोचना में जिस विविधता और प्रतिभा की जरूरत होती है वह नामवर के पास है। हसमत के बाद मुक्तिबोध पर उनकी जो किताब है, मुक्तिबोध एक व्यक्तित्व सही की तलाश में, जिसमें उनकी कविताओं को उन्होंने बहुत बारीकी से टटोला है और एक अलग तरह की टिप्पणियां हैं उनकी अपनी चुनिंदा, मुक्तिबोध की चुनिंदा कविताओं को रखकर और उस पर एक काव्यात्मक टिप्पणियां हैं। हम कहें कि उसकी भाषा जो है बिल्कुल काव्यात्मक है। और आलोचना के क्षेत्र में जो रघुवीर साहब ने कहा कि अगर रचनात्मक लोग लिखेंगे तो निश्चित ही वो एक नई चीज़ होगी, तो ये किताब निश्चित ही नई चीज़ है आलोचना के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुक्तिबोध की कविताओं की चित्रात्मकता, उसकी नाटकीयता और उसके तनाव को वह अपनी टिप्पणियों के माध्यम से समझने समझाने की हमें एक नई दृष्टि देती हैं। उदाहरण के लिए उस किताब से एक टिप्पणी है कि कभी मन बेचैनी में खोजता है, आंखों से डूबता है, मानो सत्य किसी मकड़ी के जाल में फंसा हो, वह जाला कुछ और नहीं अपने में चलती धड़कनें हैं जहां से उठ खड़े होते हैं नियमों के अपवाद। इस तरह की टिप्पणियां भरी पड़ी हैं उस किताब में। कृष्णा जी के पास रचना और रचना प्रक्रिया को समझने की बहुत सूक्ष्म अंतर्दृष्टि है। वह कभी मन की बेचैनी और उलझनों को खोलने का काम अपने लेखन में करती हैं। रचनाओं की सीधी सीधी व्याख्या से इतर यह बहुत जरूरी काम है जिसे वह बहुत सलीके से करती हैं। मुक्तिबोध जैसे कवि को समझने बूझने के लिए उनकी रचना प्रक्रिया को समझना अनिवार्य है। उनके सजग कवि मन को समझने की प्रक्रिया में वह लिखती हैं कि मुक्तिबोध के लेखक ने अपनी रचनात्मक हस्ती में एक मुकम्मल आलोचक की उपस्थिति जागृत कर रखी थी, एक अनिवार्य निसंगता, ताकि आत्मतल को घेरे अंधेरे और उजालों से अपने मर्म निहार सुधार सके। इन जगहों पर वह अपनी किताब में उचित काव्य पंक्तियां भी उद्धृत करती हैं। वहां मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं, मैं उन काव्य पंक्तियों को लिख भी नहीं रहा हूं, लेकिन अपनी सदी हुई टिप्पणियों के माध्यम से जिस तरह वह कवि के अंतर्मन तक प्रवेश करती हैं, निश्चित ही वह बहुत जटिल और श्रमसाध्य रहा होगा उनके लिए। मुक्तिबोध की कविताओं में जगह जगह कथात्मकता दिखती है। ऐसा शायद इसलिए है कि विचार उनके यहाँ बहुत प्रधान रहे हैं। शायद ही उनकी कोई कविता हो जिसका अपना कथ्य न हो, और शायद ही कोई ऐसा गद्य हो जिसमें काव्यात्मक पुट न हो मुक्तिबोध के यहाँ। मुक्तिबोध के गद्य और उनकी कविताओं के अंतर संबंधों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुक्तिबोध अपनी काव्य पंक्तियों को इतराने नहीं देते। गद्य का त्योरी मुखड़ा देकर मानो उन्हें चौकस करते हैं। यह हटपटापन कभी पाठक को परेशान करता है और कभी अचरज में डालता है। किसी शाब्दिक चित्रात्मकता का टुकड़ा जैसे तह के नीचे से निकाल लाया जाए। इसके उस समर्थन में उन्होंने उनकी कविताएं भी कोट की हैं। मुक्तिबोध की कविताओं की केंद्रीय संवेदना में समाज है, निश्चित उसके दुख हैं, समाज की बेचैनी है, जो मुक्तिबोध की स्वयं की बेचैनी बनकर कविताओं में लगातार आती है। यह बेचैनी या विचार लगातार उन पर हावी रहा है। इसलिए कृष्णा जी उनकी भीतरी खलबलियों को ध्यान देते हुए कहती भी हैं कि मुक्तिबोध का वैशिष्ट उनका विचार पक्ष है, जो व्यक्ति और समाज के एन बीचों बीच की जटिलताओं में से गुजरता है, उसकी खलबलियों को अंकित करता है। मुक्तिबोध के लेखन और उनकी कल्पनाशीलता की विराटता को जिस तरह से उन्होंने देखा है, हो गया टाइम, मैं समझ रहा हूँ, मेरा भी टाइम मैं खत्म कर रहा हूँ। शायद ही किसी रचनाकार ने देखा हो, या वह तब कर रही थी जब उसकी उन्हें कोई खास मुक्तिबोध वाली किताब उन्होंने एकदम बाद में लिखी, कोई उनको लिखने की बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन कविता के प्रति उनका प्रेम था जो उन्होंने लिखा। इसके लिए न केवल उन्होंने मुक्तिबोध की समग्र रचनाओं को पढ़ा और बुना, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने मुक्तिबोध की उस बेचैनी की तह तक जाने की कोशिश की जिससे कि मुक्तिबोध ने अपनी रचनाओं को रूप और रंग दिया था। कृष्णा सोबती एक सहज साधक की तरह उन रचनाओं को आस्वाद लेते हुए कवि की रचनात्मक बेचैनियों को अपनी टिप्पणी में शामिल करती हैं। कोई भी बड़ा रचनाकार अपने समय समाज के जटिल यथार्थों से उलझ कर ही
अपने रचनाओं को जन्म देता है। कृष्णा जी ने उस मर्म तक जाने का रास्ता चुना और मुक्तिबोध की कविताओं को बिल्कुल ही नए सिरे से रेखांकित करने का प्रयास किया। यह एक कथाकार का एक कवि के प्रति विकट प्रेम ही है जो उन्हें इस रास्ते ले आया।